हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या है फ्रेंड्स? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेज लोग ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चला रहे थे। देखिए इस जगह पर कैसे 1765 का बात है। ये रॉबर्ट क्लाइव है ये, और मुग़ल बादशाह से क्या कर रहे हैं, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले रहे हैं। देखिए ये काफ़ी भव्य समारोह द्वारा दिखाया गया है, काफ़ी सुंदर दृश्य से दिखाया गया है इसको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंपनी दीवान बन गई। क्या है, कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने, देखिए फ्रेंड्स कब हुआ ये, 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो मुग़ल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल का दीवान तैनात कर दिया, यानी तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। तो कुछ ही लोग अंग्रेज और हिंदुस्तानी की प्रेजेंट में ये रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ये क्या है, इस चित्र में हम लोग को किस प्रकार से दिखाया, काफ़ी भव्य चित्र द्वारा दिखाया गया ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा से दृश्य बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर भव्य चित्र है इसमें। तो इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है और हम लोग देखें। और ये चित्र इस चित्रकार ने उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों का किस प्रकार से चाल है, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं उनको उनको नीचा दिखाने के भाव में, यानी नीचा दिखाने के रूप में उन्होंने एक भव्य समारोह के रूप में बंगाल का दीवान लेते हुए दिखाया गया है। जबकि ये तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये तो कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में ही ये बंगाल का दीवानी दिया गया था। लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव ने अपने चित्रकार से काफ़ी भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो इस बात से एक ही बात ज़ाहिर होता है कि मुसलमान क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाना चाहता था। और ये चित्र इस चित्रकार ने बनाया है, जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है, जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब उसको यादगार बनाने के लिए उस चित्रकार को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों की निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बंगाल के लोग थे ना, काफ़ी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हुए थे, और इस दीवान को पाने के लिए अंग्रेज लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी किए थे। इधर उधर का क्या कहते हैं, बहुत सारे युद्ध भी किए थे। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें बंगाल का दीवान मिल चुका, यानी बंगाल का दीवानी उसके हाथ में आ गए। तो इसलिए उसके लिए एक बहुत बड़ी घटना भी थी। और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के, जो कंपनी का नियंत्रण वाला भूभाग था, उसका आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गए। तो उसका क्या बन गया, आर्थिक मामलों की जो आर्थिक मामला है तो उसका मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब जो ज़मीन उसका शासन बन गया, तो उसको शासन चलाने और उसका जो आमदनी है तो उसको व्यवस्थित करने का, उसको इकट्ठा करने का, उसको सही ढंग से रखने का रास्ता ढूंढना था। तो इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रास्ता ढूंढना था जिसमें जो कंपनी का बढ़ता हुआ खर्च है तो उसका आमदनी जुटाई जा सके। और जो व्यापारिक कंपनी है, व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो अंग्रेज लोग था क्या फ्रेंड्स, तो अंग्रेज लोग एक व्यापार ही तो था ना। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अंग्रेज लोग था क्या, एक व्यापारी है। वो
अपना व्यापारिक कंपनी के नाते उसका ख्याल भी रखना था और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती भी रहे। अब देखेंगे समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तब जैसे-जैसे समय बीत रहा था, वैसे-वैसे अंग्रेज़ों को भी समझ में आने लगा कि अपने समझ के साथ आगे बढ़ना है उसे और सावधानी के साथ क्या है आगे बढ़ना होगा और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था, जो गाँव देहात में पहले शासन चला चुके थे। तो जो बाहरी ताकत होने की वजह है, तो उन लोगों को भी शांत रखना था, जो गाँव देहात में अपना पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान थी। जैसे ज़मींदार लोग हो गए, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अभी भी थे और ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे लोग थे जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, तो उसको नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, उसको कंट्रोल में करना ज़रूरी था, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता था। चूँकि उन लोगों पर आम जनता का उन पर भरोसा था, विश्वास था। अगर अचानक से अंग्रेज़ लोग उन्हें ख़त्म कर देते हैं, तो आम लोगों का गुस्सा अंग्रेज़ों के ऊपर बढ़ सकता था। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय सत्ता है, उन लोगों को कंट्रोल में रखना है, लेकिन उनको ख़त्म नहीं करना है। और ये काम कैसे हो? तो इस काम को कैसे करेंगे? इसके लिए इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। तो हम लोग इस अध्याय में क्या देखेंगे फ्रेंड्स? जो कंपनी है ना, तो ग्रामीण इलाकों को कैसे उपनिवेश कैसे बनाया और आय के संसाधन कैसे जुटाए? तो आय का संसाधन किस प्रकार से जुटाया? और लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए और मनमाफ़िक फसलों की खेती कैसे कराई। तो उसका जो पैसा का खर्चा मतलब इनकम का स्रोत कैसा निकालना था उन लोगों ने निकाले, तय किए और जो फसल है ना, तो किसानों को किस प्रकार से मनमाफ़िक मतलब अंग्रेज़ अपने मन के अनुसार फसलों को खेती करने के लिए बाध्य किया किसानों को, ठीक है? अब देखेंगे कंपनी की आमदनी क्या है। कंपनी दीवान तो बन गए थे लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी है ना, वो तो दीवान बन चुकी थी लेकिन वह खुद को अभी भी एक व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन ही मानते थे, अभी भी एक बिजनेस ही मानते थे। कंपनी भारी भरकम कंपनी जो है ना, भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। तो जो उसका आकलन है और जो वसूली है, तो उसको कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, ठीक है? उसकी कोशिश यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, तो उसका कोशिश क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल करे, टैक्स वसूले, ठीक है? और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। तो जो है ना, हमारे देश के कम से कम मतलब काफ़ी सुंदर वस्त्र मिलते थे, सूती का वस्त्र, रेशमी का वस्त्र। तो अंग्रेज़ लोग क्या चाहते थे कि यहाँ का जो वस्त्र है ना, का सूती और रेशमी कपड़ा उनको कम कीमत पर खरीदें और यहाँ के हिंदुस्तानियों से उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लें और वो यहाँ का वस्त्र कम दाम पर खरीदें। ये अंग्रेज़ों का मनोदशा था, ठीक है? और इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। तब जो 5 साल के भीतर बंगाल में जो कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो चीज़ है, तो उसका मूल्य क्या हो गया था, दोगुना हो चुका था। और 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। तो 1765 से पहले क्या करती थी कंपनी? ब्रिटेन से सोने और चांदी का क्या करता था, आयात करती थी, वहाँ से लाते थे और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। तो सोना चांदी लाते थे और इन चीज़ों के बदले यहाँ से क्या करते, सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तो अंग्रेज़ों को बंगाल से ही पैसा इकट्ठा होने लगा, तब उन्हें सोना चांदी लाने का क्या ज़रूरत। तो यहाँ से सामान इकट्ठा करके वो लोग पैसा जुगा लेते थे, राजस्व से पैसा मिल जाता था, तो अब उनको इंग्लैंड से सोना चांदी लाने का कोई ज़रूरत नहीं। यहीं का पैसा यहीं लगाकर और लोग अपना ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर लेते थे और यहाँ से चीज़ों को निर्यात करते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र 2 है।
बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ये साप्ताहिक हाट है, देखिए फ्रेंड्स। और ये जो ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें क्या कर रहे हैं, बेचने आए हैं, ठीक है। और नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तो जो नियमित रूप से जो बाज़ारों में आते थे, जो लगातार नियम मतलब लगातार आते थे बाज़ार में, तो जब आर्थिक संकट के समय इन बाज़ार पर क्या हुआ, बहुत बुरा असर पड़ा था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से लोग हाट हाट में आए हुए हैं, किससे सामान का खरीद फरोख्त हो रहा है। और ये आगे हम लोग देखेंगे, जल्दी ही यह ज़ाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है और कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। तो जल्दी ही क्या होने लगा, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो गहरे संकट में फंसती जा रही थी और कारीगर क्या करने लगे, गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपना जो चीज़ है कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। और 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। तो 1770 में क्या हुआ, जो बंगाल में अकाल पड़ा तो इससे 1 करोड़ लोगों का क्या हो गया, मौत हो गया। और इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई, ठीक है, एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा क्या कहते हैं, फिर से दूसरा आगे पढ़ेंगे।